चलिए दोस्तों, आज जो है आप लोगों को भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के बहुविकल्पीय प्रश्न जो अध्याय के कुछ बच गए हैं, आपको पार्ट 2 में हम इनसे जो है मिलवाते हैं और देखते हैं कि कितना आप लोग सॉल्व कर पाते हैं। तो आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है, ये कह रहा किसी विद्युत रोधी को हम कुचालक भी कहते हैं। तो किसी विद्युत रोधी या किसी कुचालक, क्वेश्चन में विद्युत रोधी हो गया, दोनों समानार्थी हैं, तो किसी कुचालक माध्यम मान लीजिएगा। तो किसी कुचालक माध्यम का परावैद्युतांक, अच्छा परावैद्युतांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, के से। तो किसी कुचालक माध्य का परावैद्युतांक हो सकता है, क्या हो सकता है? तो आप जानते हैं कि सभी परावैद्युतों के लिए जो परावैद्युत के अर्थात के का मान होता है, ये के का मान अधिक होता है। और किससे अधिक होता है? एक से अधिक होता है। इसका मतलब जितने भी परावैद्युत पदार्थ हैं, उनका जो परावैद्युतांक होता है, उनका मान जो है वो एक से अधिक होता है। तो इसमें एक से अधिक कौन कौन है? ये माइनस तो गलत हो जाएगा, 0 गलत हो जाएगा, -7 0.7 गलत हो जाएगा। ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से याद कर सकते हो कि जैसे मान लीजिए के का मान परावैद्युत पदार्थों के लिए जो परावैद्युतांक होता है, के का मान हमेशा जो है एक से ज़्यादा होता है। तो एक से ज़्यादा जो भी रहेगा वो ऑप्शन सही माना जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा पहला प्रश्न है कि किसी कुचालक माध्य का परावैद्युतांक के हो सकता है, तो ये 6 हो सकता है। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है कि निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक है। दोस्तों, जो निर्वात की विद्युतशीलता होती है, इसको कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, या कहीं कहीं इसको एप्सिलॉन 0 भी कहा जाता है। तो एप्सिलॉन 0 की मतलब जो एप्सिलॉन 0 का मात्रक होता है, तो एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या होता है? तो आप जानते हैं कि जो एप्सिलॉन 0 का मात्रक होता है वो कूलाम स्क्वायर हो गया, न्यूटन पे -1 घात है और मीटर पे -2 घात। इस हिसाब से डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद करते रहिएगा, ऐसे सीधा सा आंसर है इसका। इसके बाद हमारा तो ये हमारा अगला प्रश्न है कि द्विध्रुव आघूर्ण है, या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहिए, तो द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? तो यहाँ पर मात्रक की बात करते हैं। आप तो जानते हो कि द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं, और P बराबर होता है, ये P बराबर जो होता है Q इंटू डी होता है। तो Q का मतलब कूलाम हो जाएगा, तो इसका जहाँ कूलाम है वही सही हो जाएगा। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। कूलाम सी में है, कूलाम डी में है। इंटू है का मतलब गुणा होगा, तो ये वाला गलत हो जाएगा। और दूरी है तो दूरी का मात्रक मीटर हो जाएगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद हमारा जो 25वां प्रश्न है, ये विकल्प रूप में है। एक लघु विद्युत द्विध्रुव, बहुत छोटा सा होना चाहिए, लघु विद्युत द्विध्रुव से r दूरी पर, थोड़ी दूरी रहे, r दूरी पर विद्युत क्षेत्र निम्न प्रकार परिवर्तित होता है। तो आप जानते हो ना कि जब आप जो है निरक्षीय बिंदु पर स्थित जो है निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करेंगे, तो वहाँ पर होता है ये स्क्वायर वाला या समानुपाती, या 1/r पे 4 घात, ये नहीं होगा, ये आपका बी आंसर सही हो जाएगा, 1/r³ हो जाएगा। इस हिसाब से परिवर्तित होता जाता है। अणु निम्न में से वह कौन सा अणु है? जैसे H2O भी है, HCl भी है, ऑक्सीजन भी है, NH3 अमोनिया भी है। तो अणु जिसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 होगा। अच्छा, द्विध्रुव आघूर्ण में क्या होते हैं? कम से कम 2 तत्व होने चाहिए। जैसे देखिए H2O है, अच्छा 2 तत्व होने का मतलब जैसे मान लीजिए HCl है। अब HCl में H जो रहता है ये प्लस रहता है, और जो Cl रहता है ये माइनस रहता है। तो ये जो प्लस वाले होते हैं ये थोड़े छोटे होते हैं, और जो Cl वाला होगा ये बड़ा होगा। तो जब ये इस पे पूरी तरह के मतलब अध्यारोपित होगा, तो इसमें कुछ न कुछ ध्रुव बन जाते हैं, तो इसी को कहते हैं द्विध्रुव कहते हैं। तो इसमें देखिए H2O भी होगा, कुछ ना कुछ द्विध्रुव होगा, HCl भी होगा, अमोनिया का भी होगा, लेकिन इसमें ऑक्सीजन का बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन में इसके 2 अणु हैं। तो एक ऑक्सीजन इस तरीके से जितना बड़ा ये होगा उतना बड़ा होगा, और पूरी तरीके से इस पे अध्यारोपित हो जाएगा। तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण बिल्कुल क्या होगा? बिल्कुल 0 होगा।
तो इस तरीके से हमारा 37वां प्रश्न है कि वह कौन सा अणु है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है, तो ऑक्सीजन का हो जाएगा। चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की, जैसे विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा में संरेखित अर्थात लाने का प्रयास करता है, तो निम्न में से कौन सी वह घटना होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बल आघूर्ण हो जाएगा। तो आप जानते हो कि द्विध्रुव पर एक प्रत्यानयन बल आघूर्ण कार्य करता है, जो द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित अथवा लाने का प्रयास करता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र ई में, कोई विद्युत क्षेत्र ई है, उसमें पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा, तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा P इंटू ई हो जाएगा। तो ये हमारे 31वां प्रश्न हो गया। इसके बाद देखते हैं हमारा आज का आखिरी प्रश्न है कि जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अर्थात P को विद्युत क्षेत्र ए की विपरीत दिशा में रखा जाता है, तो निम्न में से साम्यावस्था हो जाती है, तो कौन सी साम्यावस्था हो जाती है, तो इसका सीधा सा राइट आंसर हो जाएगा, अगर विपरीत है तो यहाँ रो का मान 0 होगा, और जब 0 हो जाएगा तो अस्थायी साम्यावस्था है। तो ये आप लोग जो है अध्याय 12 के अध्याय जो है अध्याय 1 कक्षा 12 के अध्याय का नाम है विद्युत आवेश कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र के जितने भी विकल्प हैं आप सब लोगों को सॉल्व करवा दिया गया है। इसके बाद अगले अध्याय का वीडियो देखेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए गुड नाइट।